नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस बेहद खास और विस्तृत अध्ययन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के राजनीतिक मानचित्र से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राज्यों की तुलनात्मक आंकड़े, उनकी उलझी हुई सीमाओं और अंत में पूर्वोत्तर की प्रसिद्ध लोकटक झील के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। असेंट प्रोग्राम यूपीपीसीएस 2026 यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी को आसान, व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने के लिए असेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है। प्रीमियम इन्फोग्राफिक्स नोट्स की हार्ड कॉपी आपके घर तक भेजी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन पढ़ने के लिए पेज टारगेट दिया जाएगा। शाम को उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज एवं प्रैक्टिस प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। मासिक करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रदान की जाएगी। जीएस एवं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की संपूर्ण टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। नियमित मार्गदर्शन एवं अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से आपकी तैयारी को ट्रैक किया जाएगा। सभी विषयों की फ्री वीडियो क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी। यदि आप असेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.uppcsinsights.com। अब आइए आज की कक्षा को विस्तार से शुरू करते हैं। आज हम भारतीय भूगोल के उस मूलभूत विषय पर बात कर रहे हैं जो हर सिविल सेवा उम्मीदवार की तैयारी की पहली और सबसे मजबूत नींव होता है, यानी भारत के राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश। आज हमारी चर्चा का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भारत के राजनीतिक परिचय से, उसके बाद हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर की सीमाओं को समझेंगे। फिर हम क्षेत्रफल और जनसंख्या के दिलचस्प आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद मध्य और दक्षिण भारतीय सीमाओं की मैपिंग करेंगे। पांचवें हिस्से में हम पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों की स्थिति को देखेंगे और आखिर में मणिपुर और लोकटक झील के खास पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। 1, भारत का राजनीतिक परिचय। देखिए, भूगोल का मतलब सिर्फ जगहों के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। असल में ये समझना है कि ये सभी स्थान आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हमारा भारत, जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, उसका राजनीतिक ढांचा हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का एक आईना है। अगर आप परीक्षा की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो भारत की सीमाओं और उसके आंतरिक विभाजन का चित्र आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि यही वो प्रवेश द्वार है जिससे होकर आप इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीति की गहरी समझ तक पहुंचते हैं। जब हम राजनीतिक विभाजन की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया था। उस दिन के बाद से हमारे देश में सटीक रूप से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का जो केंद्र बिंदु है वो है हमारी राजधानी नई दिल्ली। ये सुनने में भले ही एक बहुत साधारण सा तथ्य लगे, लेकिन परीक्षा के दबाव में विकल्पों के बीच अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल पक्के तौर पर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भाग 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम एनसीआर कहते हैं। दिल्ली में जैसे जैसे विकास हुआ और आबादी का दबाव बढ़ा, उससे मैनेज करने के लिए आसपास के राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें किन राज्यों के उप क्षेत्र शामिल हैं, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बनते हैं। इसमें कुल 3 राज्यों के जिले आते हैं। सबसे बड़ा है हरियाणा उप क्षेत्र, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र, जहां से मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत आते हैं। और तीसरा है राजस्थान उपक्षेत्र, जिसमें अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। सिविल सेवा परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अमुक जिला एनसीआर का हिस्सा है या नहीं, इसलिए ये लिस्ट आपके टिप्स पर होनी चाहिए। एनसीआर के इस सघन प्रशासनिक क्षेत्र को समझने के बाद अब समय है भारत के राज्यों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने का। हमारा तीसरा भाग है 3 पॉइंट, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़े। किसी भी राज्य का आकार और उसकी आबादी ही यह तय करती है कि वहां संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा और प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां आएंगी। गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो क्षेत्रफल यानी जमीन के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के साथ। तीसरे पर महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर।
चौथे पर उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और पांचवें नंबर पर गुजरात आता है, जिसका क्षेत्रफल 1,96,244 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी की बात करें तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां की आबादी लगभग 20 करोड़ है। अगर सटीक आंकड़ा देखें तो 19,98,12,341। इसके बाद लगभग 11 करोड़ यानी 11,23,74,333 की आबादी के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर बिहार है, जिसकी आबादी करीब 10.4 करोड़ या 10,40,99,452 है, और चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल लगभग 9.1 करोड़ यानी 9,12,76,115 की आबादी के साथ। इन आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की राजनीतिक शक्ति का पूरा संतुलन इन्हीं पर टिका है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के इस मैक्रो व्यू के बाद अब हम भारत के मानचित्र पर थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा चौथा भाग है 4 मध्य और दक्षिण भारतीय सीमाएं। शुरुआत करते हैं भारत के हृदय स्थल से। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा राज्यों को छूती हैं। ये कुल 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। ये अपने आप में एक बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति है। अब इसके ठीक दक्षिण में देखिए मध्य प्रदेश को, जिसे हम भारत का दिल भी कहते हैं। इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अब यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से एक बेहद जरूरी बात नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट यानी 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भोपाल कर्क रेखा के, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट पर है, बिल्कुल नीचे यानी ठीक दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। ये तथ्य परीक्षा में अक्सर उलझा देता है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दक्षिण की तरफ चलते हैं। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के बाद नक्शे में जो बदलाव आए उन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में आंध्र प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है: ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेज है। अगर हम पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यनम इलाके को भी इसमें जोड़ लें, जो भौगोलिक रूप से बिल्कुल आंध्र प्रदेश के भीतर स्थित है, तो यह सीमा कुल 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम तेलंगाना को देखें तो यह अब पूरी तरह से एक स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य बन चुका है। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों को छूती है: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर नजर डालें तो कर्नाटक एक बहुत ही प्रमुख जंक्शन की तरह काम करता है। कर्नाटक की सीमाएं कुल 6 राज्यों से जुड़ती हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु। अब बात करते हैं केरल की, जो अपनी शानदार भौगोलिक छटा के लिए मशहूर है। मुख्य रूप से केरल 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन यहां फिर से एक प्रशासनिक ट्विस्ट है। पुडुचेरी का एक और हिस्सा है जिसे माहे कहा जाता है, और वो भौगोलिक रूप से केरल के तट पर स्थित है। तो तकनीकी रूप से अगर हम माहे को भी गिन लें तो केरल की सीमा कुल 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई मानी जाएगी। सीमाओं के इस क्रम को पूरा करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों पर नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है: केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम पुडुचेरी के मुख्य इलाके और उसके कराईकल क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लें तो यह संख्या 4 हो जाती है। अब अगर हम उत्तर की ओर चलें तो पंजाब की सीमाएं 4 स्थानों को छूती हैं: राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। और वापस अगर मध्य भारत में आएं तो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही दिलचस्प राज्य है। अपनी लंबी और घुमावदार आकृति की वजह से यह कुल 7 राज्यों को स्पर्श करता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। यह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मानचित्र को इतने करीब से समझने के बाद यह भी जरूरी है कि हम उन सभी नामों का एक क्विक रिवीजन कर लें जो नक्शे में लिखित रूप में मौजूद हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, नक्शे के अंदर राज्यों और राजधानियों के कुछ नाम दिए गए थे। हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी नाम ना छूटे। तो आइए एक रैपिड फायर तरीके से इन्हें दोहराते हैं। इनमें शामिल हैं पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, नई दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ, बिहार और उसकी राजधानी पटना नगर, झारखंड, भोपाल, छत्तीसगढ़ और सिक्किम।
इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उन नामों पर खास ध्यान देते हैं जो अक्सर नक्शों के किनारों पर कट जाते हैं या स्पष्ट नहीं होते। लाल रंग में लिखे इन नामों को ध्यान से सुनिए। रवि, जो थोड़ा कट गया है, पश्चिम बंगाल, रायपुर, भुवनेश्वर, दमन और दीव, उड़ीसा, सिलवासा, मुंबई, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और आगे ध्यान दें, दावर आर, जो कि दादरा और नगर हवेली का कटा हुआ हिस्सा है, हैदराबाद, पुडुचेरी, पणजी यानी गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु, लक्षद्वीप नगर, मेघालय, शिलोंग, कोलकाता, कराईकल, पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वो बुनियादी भौगोलिक शब्दावली है जो आपके माइंड मैप में हमेशा एकदम साफ होनी चाहिए। मध्य और दक्षिण भारत की सीमाओं की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने के बाद चलिए अब हम भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो सामरिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। भाग 5 पूर्वोत्तर भारत, 7 बहनें। पूर्वोत्तर भारत के जिन 7 राज्यों को हम 7 बहनों या 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब इन 7 बहनों में जो राज्य सबसे केंद्रीय और सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है असम। अगर आप भौगोलिक स्थिति को ध्यान से एनालाइज करें तो पाएंगे कि असम इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं कुल 7 राज्यों से जाकर मिलती हैं। ये पूर्वोत्तर के बाकी सभी 6 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को तो टच करता ही है, साथ ही ये पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तथ्य रट लीजिए कि असम पूरे पूर्वोत्तर भारत का मुख्य एंकर या प्रवेश द्वार है। अब हम अपने आज के इस विस्तृत अध्ययन के बिल्कुल अंतिम लेकिन शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 6 मणिपुर और लोकटक झील। अभी तक हम राज्यों को एक मैक्रो लेवल पर देख रहे थे, लेकिन अब हम पूर्वोत्तर के एक राज्य के भीतर मौजूद एक बहुत ही खास सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक छोटा सा स्थलबद्ध राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल महज 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत की जमीन का सिर्फ 0.7% हिस्सा है। लेकिन इसकी असल खासियत इसकी बनावट में है। मणिपुर की लगभग 92% जमीन पूरी तरह से पहाड़ी है। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल कटोरे की जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में एक नदी घाटी है। इस 92% पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बीचों बीच 1843 वर्ग किलोमीटर का एक नदी घाटी बेसिन है और इसी घाटी के बिल्कुल हृदय में स्थित है विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील बेसिन, जो चारों तरफ के पहाड़ों से बहकर आने वाली नदियों का सारा जल अपने अंदर समेट लेती है। आपको बता दूं कि लोकटक झील कोई आम झील या सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। ये अपने आप में एक जीता जागता अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। इस झील की जो सबसे अद्भुत विशेषता है वो है यहाँ पाई जाने वाली फुमडीज। ये कोई मिट्टी या पत्थर के आम द्वीप नहीं है, बल्कि ये पानी के सतह पर तैरते हुए भूखंड हैं। इनका निर्माण लटकी हुई मिट्टी, बालू, उलझे हुए जंगली घास फूस और सड़ रही वनस्पतियों तथा जैविक पदार्थों के आपस में कसकर गूंथ जाने से होता है। और ये फुमडीज हमारे पर्यावरण के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये संगाई हिरण का पूरी दुनिया में इकलौता प्राकृतिक निवास स्थान है। संगाई एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का हिरण है जो आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। एक तरफ हमारी बढ़ती ज़रूरतें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास है, और दूसरी तरफ हैं ऐसे बेहद नाजुक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र जो सदियों से ऐसे ही दुर्लभ जीवों को जीवन देते आ रहे हैं। क्या हम विकास की इस तेज रफ्तार में प्रकृति के इन अनमोल मोतियों को सहेज पाएंगे? याद रखिए, ये केवल भूगोल का एक सामान्य प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस विस्तृत और महत्वपूर्ण कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने भारत के मानचित्र को देखने और समझने का आपका नजरिया पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और गहरा कर दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।